स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ विजय चौक पार्लियामेंट हाउस के बाहर से लाइव। कल संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में शिरकत की। राहुल गांधी भी तालकटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी जब भी मिली, मैंने हमेशा संविधान के दायरे में उसको निभाया। कभी मैंने अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं नहीं लांघी। इशारों में कहना चाहिए, इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। अब वो क्या बात इशारों में कह रहे थे और क्या नहीं कही, इस पर हम लोग बात करेंगे। और राहुल गांधी ने कल ये क्लियर कर दिया कि उनका जो स्टैंड लोकसभा चुनाव के दौरान रहा था, जो उनके मुद्दे थे, जाति जनगणना, देश के अंदर जातिगत सर्वे, एक्सरे, वो उस पर अभी भी कायम है। कल भी उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन क्या महाराष्ट्र के परिणामों के बाद राहुल गांधी का संविधान वाला हथियार बीजेपी ने छीन लिया है? 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी जबरदस्त बीजेपी को पटखनी देने के बाद, सीटें इतनी कम कर देने के बाद, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को जो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मास्त्र मिल गया है, अब उसको भी एक किस्म से को-ऑप्ट कर लिया नरेंद्र मोदी ने। कल संविधान दिवस पर देश की हर ग्राम पंचायत के अंदर संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। संविधान जितना राहुल गांधी ने किया होगा पिछले कुछ महीनों के अंदर, अब भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा करने जा रही है। तो क्या राहुल गांधी के हाथ से उनका यह आखिरी अस्त्र शस्त्र वो भी छूटने जा रहा है? इसकी हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि इन चुनाव के परिणामों का इंडिया ब्लॉक के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ममता बनर्जी जो पहले ही कभी हां कभी ना के मूड में रहती थी गठबंधन के अंदर, अब उनके नेताओं ने खुलकर कहना शुरू किया। अब समय आ गया है कि इंडिया गठबंधन में सर्वमान्य नेता के तौर पर ममता बनर्जी को स्वीकार कर लें सभी लोग, खासकर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि और कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे देश में नेतृत्व दे सकता हो इस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ। लेकिन पहले आपको सुननी चाहिए कल प्रधानमंत्री ने जो बात कही और राहुल गांधी ने जो मुद्दे कल एक बार फिर उठाए। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। राहुल गांधी ने एक नई बात कहनी शुरू की है महाराष्ट्र के चुनाव में। तब से उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने कभी संविधान पढ़ा नहीं है, नहीं तो वो इस तरीके का आचरण नहीं करते जिस तरीके से वो काम करते हैं। और प्रधानमंत्री शायद ये कहना चाह रहे थे कि मैंने मर्यादाओं में हमेशा काम किया, कभी अतिक्रमण नहीं किया, कि ये संविधान करने वाली पार्टी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और उस वक्त संविधान को भी बदल दिया था। लेकिन राहुल गांधी जो ये किताब लहराते हैं, क्या इसकी एक्सपायरी डेट आ गई? किताब की नहीं, लेकिन इस तरीके की। त्रिपाठी जी, देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अगर ये किताब पढ़ भी ली है, हालांकि मुझे अभी पूरा भरोसा है कि उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ भी ली है तो उन्होंने 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद मजबूरी में पढ़ना शुरू किया। क्योंकि जब तक 2004 से 14 तक सत्ता थी
तब तक तो संविधान को कुछ मानते नहीं थे। अपने घर में बैठ के जो सुबह डाइनिंग टेबल पर लिख देते थे, जो उनकी मम्मी मान लेती थी, तो मम्मी और बेटे की कुल मिला के संविधान की पूरी समीक्षा थी। अब मैं ये कह रहा हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूं। भाई अगर संविधान पढ़ा होता तो जहां हम लोग विजय चौक पर खड़े हैं, यहीं से बगल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वहां राहुल गांधी जाकर अध्यादेश को फाड़ते क्या? आप जरा सोचिए, अगर संविधान पढ़ा होता तो क्या अध्यादेश फाड़ते? नंबर 1। नंबर 2, क्या सोनिया गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि मिलकर एक अपना नेता चुनते हैं, वो नेता प्रधानमंत्री बनता है एक नंबर के बाद, 272 के बाद, तो क्या सोनिया गांधी उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर बैठी? तो ये मां बेटे दोनों संविधान का अपमान करते रहे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, किस हवाले से कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी को कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दो ऐसे वाकये हैं जिसका बार बार इस देश में उदाहरण देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, चाहे गांधीनगर में उनसे लगातार पूछताछ होती रही हो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, या उसके अलावा भी 2002, 2003, 2000, मतलब एक तरह से कहेंगे जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, संविधान को लेकर तब भी नरेंद्र मोदी की धारणा यही थी। और कम से कम ये तो हर कोई कहेगा ना कि हर नया सीजेआई आता था तो वो कहते थे अब नरेंद्र मोदी पर ये लगाम लगा देगा। नए सीजेआई जैसे ही आते थे तो जनता उम्मीद से हो जाती थी। कौन सी जनता? वो राहुल गांधी के समर्थक वाली जनता। तो कम से कम न्यायपालिका पर या किसी ऐसी जगह पर नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करने की कोशिश नहीं की, और देश को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपने न्यायपालिका की बात जहां तक है, तो एक्सपायरी तो चुनाव के समय में समझ में आ गई थी, जब संविधान बांटना था और नोटबुक बना दिया उसे। आप सोचिए ना, देश में किसी का ये साहस हो सकता है? और जो दलित सुन रहे हैं, मतलब हालांकि मैं दलित नहीं कहता हूं, अभी लखनऊ में कुरील जी मिल गए तो नाराज हो गए, कहे दलित शब्द आप मीडिया वाले कहां से लाए, वो उस पर भी नाराज हुए। उन्होंने कहा हम हिंदू हैं या तो हमारी जाति कुरील बताइए। तो ठीक है, उनका भी अपना एक पक्ष है, लेकिन संविधान को नोटपैड बनाकर कार्यकर्ताओं को बांटना और कार्यकर्ता उसमें रोज अपनी डायरी लिखें, ये दुस्साहस सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस। अभी आप जुडिशरी की बात कर रहे थे तो इंटरेस्टिंग है कि अभी चीफ जस्टिस जो पूर्व रहे डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष का एक न्यायपालिका का ये काम नहीं है कि हम ऑपोजिशन का किरदार निभाएं, हमसे अपेक्षा करना गलत है। इसका संदर्भ राहुल गांधी की बात से ही निकला, इसलिए ये बात कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि हमको तो आज वो काम करना पड़ता है जो विपक्ष का तो है ही, जो जांच एजेंसियों का है वो भी, क्योंकि आप अडानी के मुद्दे पर कौन सी जांच एजेंसी जांच करेगी तो वो भी हम करते हैं, और न्यायपालिका का काम भी हम ही को करना पड़ता है कि उनको जिस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए सरकार से, सरकार को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए वो भी हम करते हैं। तो इसका जवाब चंद्रचूड़ साहब दे रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी पर यह इल्जाम लगता है कि उन्होंने देश की हर संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल खड़े किए, उसकी मर्यादा को गिराया है, और जुडिशरी का दर्जा शायद उसमें सबसे ऊपर है, तो उन्होंने तो जुडिशरी को भी कई बार जो है सवालों के घेरे में खड़ा किया। उसी का जवाब शायद चंद्रचूड़ साहब को देना पड़ा। अभी चंद्रचूड़ साहब ने जिस दिन अपना विदाई भाषण था ना, उस दिन भी इस बात का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की ये भूमिका नहीं है कि वो विपक्ष के तरीके से काम करे, वो लोगों के हितों का संरक्षण करे और सच के साथ जो भी फैसला करना है उस पर काम करे, और वो सही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन क्या होता है, एक दिन सही होता है तो वो सही फैसला होता है, एक दिन गलत होता है तो वो उस पर सवाल खड़े करते। जैसे हर्ष जी ने कहा कि हर सीजीआई जब नया आता है तो ये उम्मीद होती है विपक्ष को कि भाई वो अब ठीक कर देंगे, और फिर वो जब जाते हैं तो फिर आप उस पर, पहले क्या नाम था, रंजन गोगोई साहब, उनको लेकर भी उसी तरह से सवाल खड़े, दीपक मिश्रा को लेकर भी। और चंद्रचूड़ साहब का जो कार्यकाल रहा है, एक तो अच्छा कार्यकाल रहा 2 साल का, उस दौरान सबसे चहेते वो सीजेआई माने जाते हैं विपक्ष के, मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे मौके पर। और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा बड़ा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड को हम बहुत छोटा देख रहे हैं, मैं अभी पहले भी चर्चा कर रहा था, वो बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ देना, ठीक है अपने। लेकिन मैं चंद्रचूड़ जी को उससे फैसले से नहीं, आप उनके साथ किस मसले पर साथ हैं वो नहीं है, वो अपने हिसाब से जो चीज ठीक देख रहे हैं।
ये भी ठीक है कि फैसलों की भी समीक्षा हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो रही इसमें है। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कर दिया फाइनल, और वो तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी है ना। रिव्यू पिटीशन का मसला, क्यूरेटिव पिटीशन का मसला, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने कहा था, रिव्यू नहीं किया, चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा था कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दूं तो मैं बहुत अच्छा जज हाँ, हूं, जुडिशरी बहुत तो अच्छी वही है, मैं कह रहा लेकिन हूं। अगर हम ईवीएम पर पिटीशन खारिज कर देते हैं तो हम सबसर्विएंट तो जुडिशरी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो एक एक फैसले से जुडिशरी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जुडिशरी आपके हर सवाल के लिए खड़ी हुई है, उस पर फैसला आपके पक्ष का हो। मैं बात ये करना चाहता था आपसे, क्या ये संविधान का मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से बीजेपी ने छीन लिया? मुझे ऐसा कम लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब आप यदि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से देखें तो वो उसमें दो वजह मुझे लगती हैं। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे को उसी तरह से नहीं चलाया। उनको लगा कि अब लोकसभा में चल के तो अपने आप ही ये चलता रहेगा, वो उस तरह से नहीं चला, और वो इलेक्शन संविधान और आरक्षण या जाति के खिलाफ, बीजेपी ने उसमें संविधान पर कोई इशू ही नहीं बनाया था महाराष्ट्र के इलेक्शन में, इसलिए आप ये कहें कि उन्होंने छीन लिया, ऐसा ही नहीं। वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने या एनडीए ने संविधान को लेकर कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी, भले ही वो राहुल गांधी हार गए हो, कांग्रेस हार गई हो, विपक्ष हार गया हो, लेकिन विपक्ष के संविधान और जो नैरेटिव है उनका जातिगत जनगणना का, उस इशू को लेकर बीजेपी ने कोई कार्ड खेला हो या उस पर खड़ी हुई हो, वो ऐसा नहीं लगता। चुनाव नतीजे उनके पास आए हैं, वो दूसरे बहुत सारे कारण है, और ये ऐसा बड़ा कारण है संविधान और जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना, जो आप उसको बहुत जल्दी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, चुनाव नतीजे कुछ भी। नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी उसी तरीके से वो संविधान की कॉपी लहरा रहे हैं, तो आपके पास कहने के लिए कोई बात होनी चाहिए ना, कन्वे करने के लिए कोई मैसेज तो होना चाहिए। हाँ, वो मैसेज होना ये संविधान चाहिए। विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कहने से नहीं चलेगा। कल प्रधानमंत्री ने आधी बात कही, लेकिन लोग समझ गए, वो कहना चाह रहे थे भाई मैंने कब संविधान के खिलाफ काम किया, जिन्होंने संविधान को तोड़ा था, या संविधान में कितनी बार परिवर्तन किस पार्टी ने किया। बैगेज उनके पास इतना बड़ा है ना, राहुल गांधी कांग्रेस के पास बैगेज इतना बड़ा है संविधान विरोध का कि उससे निकलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल काम है। नहीं, अगर राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब सत्ता में आए और 2024 तक कई बार संविधान को उन्होंने तोड़ा या बदलने की कोशिश की है, तो राहुल गांधी को सिलसिलेवार बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने मोदी के नेतृत्व में कब संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी सिर्फ लाल किताब लहरा देने से और बता देने से संविधान खतरे में, मुझे लग रहा है देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। और जब 26 नवंबर कल ही जब संविधान सभा ने संविधान का मसौदा पेश किया था, उसके बाद लेके 2014 तक का समय, सत्ता में सबसे लंबे समय कौन रहा? संविधान दिवस क्या कांग्रेस देकर नहीं मना सकती थी? 2015 में प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत की। कांग्रेस के पास कानून दिवस होता था इससे पहले। हाँ, तो संविधान दिवस को उसमें लेके आ सकती थी। और इंदिरा गांधी के समय जिस तरीके से संविधान के साथ अत्याचार हुआ है, मतलब संविधान को रौदा गया, ये तो सबको पता है। कांग्रेस आज भी उसकी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो राहुल गांधी अगर संविधान का लेकर चलेंगे तो मुझे लग रहा है जनता में इसका नैरेटिव बिल्कुल बनने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में जरूर वो बन गया था, अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता के बीच अगर राहुल गांधी को ये मुद्दा लेकर जाना है तो जनता को इस बात को लेकर कन्विंस करना पड़ेगा कि संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में कब कब खतरे में आया और भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी संविधान के लिए क्या खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। राहुल गांधी ये बता रहे हैं पूरी तरीके से असफल रहे। सिर्फ ये बता देने से कि संविधान खतरे में और हर रैली के अंदर आप संविधान की लाल प्रति लहरा दे, सबको एक एक प्रति लेकर चलने के लिए कहे, मुझे लग रहा है राहुल गांधी का नैरेटिव नहीं चलने वाला। आपको जनता को बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बहुमत होने के बाद भी, 303 सांसद होने के बाद भी ऐसा कौन सा निर्णय लिया जो संविधान के खिलाफ था या जहां संविधान की आत्मा को उन्होंने घायल किया है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, अब देश की जनता इस बात को समझती है कि 2024 में जरूर वो इस राहुल गांधी के आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर फंस गई थी। अब जनता इससे बाहर आ गई है। अब जातिगत जनगणना की जो बात है, अब राहुल गांधी के हाथ से वो भी मुद्दा लगभग निकल गया जो चुनाव परिणाम आए। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को नए मुद्दे की ओर देखना जरा इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करें। हर चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद हम लोग ये चर्चा करते हैं क्या कांग्रेस का वजन अब इंडिया गठबंधन के अंदर और कम हो गया है। और ममता बनर्जी तो एक सदा असंतुष्ट खेमे वाली है ना, तो उनको हमेशा ही लगता है कि राहुल गांधी क्यों या कांग्रेस पार्टी क्यों, हमको तवज्जो उतनी मिलनी चाहिए। अब उनकी पार्टी ने और खुलकर कहना शुरू किया। उन्होंने इंटरेस्टिंग बात उनके नेता ने कही, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, 3 नेता हैं जो जनाधार वाले हैं और कोई नेता नहीं है। इन्हीं की बात होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में, इनकी चलनी चाहिए। नहीं, देखिए, उनका पक्ष अपने लिहाज से सही हो सकता है, लेकिन ये जितने नेताओं का नाम ले रहे हैं ये एक राज्य के नेता है और मैं इस पर कतई सहमत नहीं होता हूं। राहुल गांधी को जब तक कांग्रेस अपना नेता मानकर रखेगी, राहुल गांधी से बड़ा विपक्षी नेता कोई नहीं। ये भले कोई कहे, कांग्रेस के पास हर राज्य में कार्यकर्ता है और मैं फिर कहता हूं कांग्रेस का कैडर कार्यकर्ता वो राहुल गांधी की
जो कहें कि नासमझी कह लें, उनका अपना तरीका कह लें, उससे परेशान है। ऐसा नहीं है, किस राज्य में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, आप बताइए। वो मध्य प्रदेश जहां पूरी तरह साफ हो गई, आज भी कांग्रेस के पास हर जिले में कार्यकर्ता हैं, शानदार उनके पास वर्कफोर्स है। किसी भी राज्य में कांग्रेस के पास वर्कर की कमी नहीं। क्या पश्चिम बंगाल पार करते ही ममता जी के पास कोई ऐसी ताकत है क्या? चलिए, हेमंत सोरेन अपने बगल में बंगाल में चले जाएं, कोई ताकत है क्या? क्या फारूक अब्दुल्ला की जम्मू से कश्मीर आते आते ताकत रह जाती है क्या? तो मैं इसको बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं। कल्याण बैनर्जी ने कही थी, जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस ठीक है, वो ग्लास सुनाते हैं आपको, सुनिए। हाँ, वो ग्लास तोड़ने वाला। If you really want to fight against the BJP and the Narendra Modi, India alliance should be more stronger, and for making it stronger, one leader is required. Now, who can be the leader? That's the core question. Congress has made experience. Congress has done it. All experiments have been made, but they have failed. Other leaders, they have also tried, failed. Remaining 3 persons are there. Mamta Ji is there, Stalin is there, and the Hemant Soren is there. These are 3 persons. Out of 3, you can find out that Mamta Ji is having worst experience in the parliamentary democracy politics. कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं बाकी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं, बीजेपी को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। उन्होंने 3 नाम लिए, फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं, उन्होंने उसमें स्टालिन साहब का नाम जोड़ा कि ममता बनर्जी है, हेमंत सोरेन है और स्टालिन है। ये 3 नेता हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा अनुभव ममता बनर्जी को है, तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई अब ममता बनर्जी को करनी चाहिए। अब ये तो होना ही था।